तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और आज हम प्लेन कर्व्स एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथ 102 का पास्ट में सॉल्व करेंगे। दिस टाइम वी आर गोइंग टू सॉल्व 2025 पेपर, जो कि आपको नज़र बहुत जूम इन करने से ही आएगा। ये देख लो भाई। मुझे कुछ ना कहना, इनकी क्लास ने बहुत गंदा पेपर भेजा है। इसके अंदर से मुझे समझना बहुत मुश्किल था पेपर कैसे सॉल्व, मतलब क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। फिर भी एनी हाउ आई कर लिया मैंने, मतलब कर लिया भाई, ढूंढ लिया हमने बीच में से। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर गौर से देखने वाले पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो वी हैव 6 शॉर्ट क्वेश्चन। हमें इस पेपर में उसने भाई दिए हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, और हर शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो रिमेंबर दैट जब आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, तो रिमेंबर दैट हर शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क का है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो वी हैव 5 लॉन्ग क्वेश्चन, और हर लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का है। तो रिमेंबर दैट 7.5 नंबर चाहिए। तो सोल्यूशन शुड बी लाइक दैट। और देख, अगर पेपर को देखा जाए, पेपर की नेचर को, तो टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे लगता है पेपर आसान है। सीरियसली आसान है। देर इज नथिंग, मतलब कोई डीप कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। आसान है, पेपर हो जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा। एनी हाउ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये अनदर फॉर्म है, लेकिन मुझे नहीं लगता पेपर मुश्किल था। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। बट रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट आते होंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी, नहीं आएंगे तो हलवा है, पहाड़ है बल्कि। ठीक है, आता हो तो हलवा है, ना आता हो तो चीज़ पहाड़ ही होती है। पहला सवाल सबसे ज्यादा आसान, इसका बच्चों वाला सवाल आपको पूछा नहीं जा सकता था। पूछा ये है कि बताओ भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो। इसके पास सेंटर ये है, और वो इस पॉइंट से गुजर रहा है। अब रिमेंबर दैट, हमें में इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल किसी को पता है या नहीं पता? किसी को आती है यहाँ पर? कोई है? कोई तो हो जिसे कुछ आता हो। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है यस किसी मैम। को? जी जी, आप टेन सुनाए सुना, बट ठीक सुनानी है। एक्स माइनस प्लस वाई माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन है इसकी। हाँ मैं मर गई बेटा, आपको कैसे आता है? कैसे हुआ? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अच्छा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, यहाँ पर एच और के क्या है? आपने सुनाई ना इक्वेशन, तो बताओ एच और के यहाँ पर क्या है? बता दो, नहीं पता? इसमें जो जो एच एज है और, ना, ये जो सर्कल की वैल्यू सेंटर की वैल्यू दी हुई है -2, एग्जैक्टली, इसमें ये से वन सर्कल जो के है वो सेंटर एज को है और रिप्रेजेंट -2। कर। बेटा बेटा ध्यान से अपना मैगजीन खाली ना करो, रखो। बताते बेटा, बम फाड़ना नहीं है। सेंटर है बेटा, ऐसे मतलब आराम से पढ़ेंगे ना, ताकि सबको समझ आए, जिनको नहीं आता उनको भी। ये सेंटर है, और यहाँ पर आर जो है ना बेटा, वो हमारे सर्कल का रेडियस होगा। अगर मैं स्टेटमेंट को आपके लिए स्केच करूँ ना, तो हमारे पास ये सिचुएशन गिवन है ऐसे। इसका मतलब है ये सर्कल का सेंटर उसने हमें दिया हुआ है 1,2, और सर्कल का, अच्छा ठीक है, और एक हमें ना पॉइंट दिया हुआ है सर्कल के ऊपर। मतलब यहाँ पर लेट से एक पॉइंट गिवन है, मैं बल्कि कोई और कलर यूज करती हूँ। ये पॉइंट जो गिवन है ना, ये पॉइंट हमें गिवन है, और इस पॉइंट की वैल्यू है 7,4। ये पॉइंट है सर्कल के ऊपर। हमें सिर्फ ये सिचुएशन गिवन है, ठीक है। तो अब हमें सर्कल का सेंटर गिवन है ना, उसको तो मैं जनरल इक्वेशन में डालती हूँ, ताकि हम देखते हैं क्या बनेगा। तो आ जाओ भाई, सेंटर डालते हैं। सबसे पहले तो मैं सेंटर डालूंगी। तो हमें गिवन सेंटर है, गिवन सेंटर इज माइनस क्या है, 1,-2। सो 1,-2, इसका मतलब है वी हैव एच कॉमा के। तो एच का वैल्यू मेरे पास आ गया अपना 1, और के का वैल्यू आ जाएगा +2। कैसे? इधर देखो, मैं दिखाती हूँ। इक्वेशन लिखेंगे। सो वी हैव h-1, सॉरी x-1, और y माइनस के की जगह लिखेंगे -2। और यहाँ आ जाएगा बेटा r, और मैं आपके लिए कर दूं, ये लो, +y+2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके सिचुएशन बन जाएगी। ये लो भाई, निकल आया, समझ आई? ऐसी इक्वेशन बन गई है। ये तो बहुत आसान बात थी। अब नाउ, अब हमने करना है रेडियस निकालना, क्योंकि यहाँ पे आर लिखा है, तो हमें रेडियस निकालना है। अगर आप गौर से देखें तो हमें रेडियस नहीं गिवन। तो जो हमें दूसरी इंफॉर्मेशन सवाल में गिवन है ना, अदर देन सेंटर, ये वाली इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली है। अब इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। उन्होंने हमें एक पॉइंट दिया है, जिस पॉइंट के ऊपर से सर्कल हमने ड्रॉ किया, मतलब वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है। इसका मतलब है कि, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब है अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ सर्कल।
इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होगा सर्कल? जैसे बिल्कुल अगर आपको याद हो, पिछली दफा मैंने एक पेपर सॉल्व किया था, उसमें हमने ना एक पॉइंट पढ़ा था जो पॉइंट इलिप्स प्लेन के ऊपर था। अगर कोई पॉइंट एक प्लेन के ऊपर होगा ना, तो वो उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली मैथ्स में ऐसा हमेशा होता है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के अंदर से गुजर रहा है, अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के अंदर से गुजर रहा है, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये जनरल रूल है, ये कोई मतलब मंतक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। समझ आई? अब आज हमने क्या करना है, इसी पॉइंट को यूज करके रेडियस निकालेंगे। देखो किस तरह, ऐसे। पहले मैं देखती हूँ मेरे पास एक्स्ट्रा शीट है मतलब है। तो एक्स्ट्रा शीट को यूज करते हैं, सब कुछ यहाँ बल्कि यही कर लेते हैं। ठीक है, मैं बल्कि साफ कर लेते हैं, मैं क्या जरूरत गंदा करने की। नहीं जा, चलो ठीक। अब वही करेंगे। नाउ यूजिंग, सो वी हैव अ पॉइंट। पॉइंट है हमारे पास। पॉइंट क्या था ऊपर से देख के बताती हूँ। दैट इज 7,4 पासिंग थ्रू सर्कल। पासिंग थ्रू सर्कल, सो इट मस्ट सेटिस्फाई इट। है, प्यार से लिखना है, प्यार से बेटा लिखना, मुझे थोड़ा जल्दी है इसलिए मेरा जल्दी है। सो इट मस्ट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, हाथ नहीं खड़ा करना, जो बात करनी है मुंह से करो भाई। तो अब ये करेंगे, अब इस पॉइंट को गौर से देखें, तो इस पॉइंट के अंदर एक्स की वैल्यू 7 है और वाई का वैल्यू बेटा 4 गिवन है। इसी को मैं डालूंगी, और अब देखना मुझे, मैं आपको रेडियस निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर 7 - 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा बेटा 4 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते जाना। उसके बाद आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा बेटा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 36 + 64 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आई हैव मेड अ मिस्टेक, यहाँ 8 से 6 आना, सॉरी सॉरी सॉरी। 4 प्लस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 2 के साथ ऐड करना था। 36 यहाँ पे आ जाएगा, आर की स्क्वायर की वैल्यू निकल आई 72। ठीक है, अब इसको डाल के मैं ऊपर डाल देती हूँ, मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है मेरे पास? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या है? ये है इक्वेशन इज x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई, वाई का प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये है। अब भाई मैं ऊपर से लेके नीचे तक आपको दिखाती हूँ। किसी बच्चे का 1% भी डाउट है तो बेटा इधर ही पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। पर सवाल अच्छा होना चाहिए। ये लो, ये आंसर आ गया मेरे हिसाब से, तो भाई यही आंसर है। अगर आपको लगता है कुछ हो रहा है तो बता देना, ठीक है? ये लो बेटा, याद रखना, कभी जिंदगी में फंसो ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो रिमेंबर दैट ऑलवेज यूज ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपको सवाल में दी गई है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं जितनी सवाल में दी गई है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट रिमेंबर दैट यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दो कंसेप्ट आपको पता होने बहुत जरूरी थे। एक तो ये कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर सेंटर और रेडियस क्या होता है, और दूसरी बात ये थी कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर से गुजरा है तो उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये दो चीजें मैंने यूज किया और मेरा इक्वेशन निकल आया, देख लो। है डाउट तो पूछ लो कोई बंदा। है डाउट? बोलो हाँ कि ना। बोलो हाँ हाँ बेटा, बोलो हाँ कि नहीं। बता दो जल्दी से, वरना आगे मूव करें। नो मैम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ, ये टाइप के क्वेश्चन हम हजार दफा कर चुके हैं, मुझे यकीन है कि अब आपको पता होगी। सुनाओ भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बताओ भाई, बता दो। किसी को तो आती होगी। एक मैम आती है वो भी। बेटा सुनाओ ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का जो फार्मूला है ना, वो उसका फार्मूला है m = 1/-1/mt। मतलब कि हमने इसमें पहले क्या करना है कि mt फाइंड करना है, dy/dx लेके, मतलब कि dy/dx पहले फाइंड करना है। x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू फाइंड करके dy/dx फाइंड करना है, फिर उसमें से m निकालना है, m निकाल के फिर m की वैल्यू इज इक्वल टू 1
1/-1/mt में पुट करनी है, फिर इधर से फॉर्मूला आ जाएगा, इज मैं टू मैं जी, मैं बस मैं बता नॉर्मल लाइन चुकी, का मैं भी आई फॉर्मूला हुई है वो। मैं भी इधर आई हुई हूँ। मैं ये सब कुछ मैंने बताया था जो आपने बता दिया, बिल्कुल सही बताया। अब मेरी बात मैं भी बिल्कुल सही बताया। बेटा आपने ना हमें स्लोप निकालने का तरीका बताया, आपने बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन निकालने का तरीका बताया है, बिल्कुल सही बताया, जो होता है एक्स वाई माइनस वाई इस नॉट, मुझे पता है आप सबको आता है। यहाँ पर आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, और यहाँ आएगा बेटा एक्स माइनस एक्स नॉट। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, एक्स नॉट और वाई नॉट क्या है, क्या है, पॉइंट है यारा। और एम क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक है। अब इसी कहानी को हम जी। यूज करेंगे, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट पता है क्या है, कि हमें जिस कर्व का फाइंड करने को कहा गया है ना अपना, क्या है, नॉर्मल लाइन, उस कर्व को अगर गौर से देखें, दिस कर्व इज प्रेजेंट इन थीटा। देखो थीटा का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है। तो अगर आप गौर से देखो ना, तो बहुत गौर से देखने वाली बात है कि सबसे पहले हम ना एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ना ही एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है, ना ही वाई नॉट की वैल्यू गिवन है, हमें सिर्फ एक चीज गिवन है, वो थीटा। देखो सवाल को गौर से देखो, थीटू गिवन है, थीटू, थीटू गिवन है। और हमें एक्स एक्स कॉम्पोनेंट ये दिया है कर्व का, और वाई कॉम्पोनेंट हमें वो दे रखा है। समझ आइए। तो अब पहले स्लोप निकालो या पॉइंट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ पहले क्या क्या निकाल के दिखाऊं, पहले क्या निकालें। पॉइंट। पॉइंट निकालते हैं, आ जाओ। 4 पॉइंट लिख लो। पॉइंट के लिए मैं निकालूंगी एक्स क्यू, तो पहले एक्स नॉट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए वाई की कॉस की पावर 4 थीटा। तो मैं एक्स नॉट की वैल्यू निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई/4 यूज करूंगी, ठीक है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन सवाल में गिवन है। ओके, सो यहाँ आ जाएगा बेटा एक्स नॉट इज इक्वल टू ए कॉस पाई/4, और की पावर ले लो आप, इस तरह को ऐसे करके पावर ले लो 4। ठीक है। जो होल पावर देना, जो पावर देना उसको हमने होल की पावर ले ली है। अब कोई बता सकता है कॉस की, कॉस पाई/4 किसकी इक्वल होता है, किसी को तो पता होगा, मैं ही बता देती हूँ यार, 1/√2। मैं आपको एक रट्टा बताऊं, वन ओवर कॉस हो स्केयर। या कॉस हो या साइन, साइन और कॉस पाई/4 होता है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, हमेशा याद रखना वो 1/√2 के इक्वल होता है। साइन 45, टैन 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है। याद रखना सारी जिंदगी के लिए, ठीक है। ये बचा। उसके बाद क्या आएगा, अच्छा ठीक है, इसकी पावर आप ये रखोगे तो आपके पास एक्स नॉट का वैल्यू निकल आएगा a/4। समझ आ गई है। ऐसे करके ठीक है, कैलकुलेटर पे डाल लेना जो बात समझ ना आए। उसके बाद निकालने का वक्त आ जाता है अपना वाई नॉट की वैल्यू। वाई नॉट के लिए भी बिल्कुल हम लोग वाई कॉम्पोनेंट यूज करेंगे। तो वाई कॉम्पोनेंट था वाई इज इक्वल टू ए साइन पावर 4 थीटा। अगेन वही करेंगे, ए ये लो, और यहाँ पे साइन की जगह 4 की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई/4। और मैंने भी बताया कि इसका वैल्यू भी क्या होगा, ए, और 1/√2 की पावर 4, और यहाँ से वाई नॉट का वैल्यू भी निकल आएगा पाई/4। तो हमने एक्स नॉट और वाई नॉट का वैल्यू निकाल लिया, मतलब पॉइंट निकल आया है, तकरीबन आधा सवाल तो हुआ खत्म। ठीक है। अब किसी बच्चे को पॉइंट निकालने वाले प्रोसेस में इशू है तो पूछ ले, भैया ये देख लो कैसे निकाला है इशू तो पूछ लो। ये मैंने भी किया है। नहीं ना, इशू होगा, मुझे उम्मीद है भाई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब बारी है डेरिवेटिव निकालने की, मतलब स्लोप निकालने की। तो मैं यहां से लिख देती हूँ, हमको निकालना पड़ेगा स्लोप। स्लोप का मतलब है हमने स्लोप निकाली है mn, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। इसका फॉर्मूला होता है dy/dx करो। ठीक है। बट अब रिमेंबर दैट हमारे पास जो कर्व है ना, वो फंक्शन है थीटा का, तो मैं यहाँ लगाऊंगी चेन रूल। ठीक है। और अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, यहाँ पे कहते हैं dx/d थीटा एज इट इज रहने दो, और डिवाइडेड बाय dx/d थीटा कर दो। बोलो किसी को इशू है मैंने जो किया है उसमें, मुझे उम्मीद है कि भाई नहीं होगा, है डाउट तो पूछ लो अभी के अभी। अब यहाँ पर देखो मुझे x की वैल्यू गिवन है a cos 4 थीटा। तो मैं निकालती हूँ dx/d थीटा, मतलब x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो यहाँ पे a एज इट इज रहेगा, पावर 7, पावर में से एक कम करना था हमने, यहाँ पे 3 है ना, पावर में से एक कम, और पावर जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव है, उस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। बोलो डाउट है तो पूछ लो, साथ साथ पूछ लेना अगर कोई टेंशन हो तो।
अब आ जाओ उसके बाद हम दूसरे वाले कंपोनेंट का। तो y मुझे गिवन था a इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही निकालना पड़ेगा, वो ही करेंगे। a कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 पावर 7, पावर में से हमने किया भाई एक कम, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव बेटा कॉस थीटा आ जाएगा। वी हैव जस्ट अप्लाई द पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। अब जो जो आंसर निकला है ना, उठाकर उसको डाल देते हैं। मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके लाइन बना देती हूँ। अब ये जो आंसर निकला है ना, उसको उठा के ऊपर डाल देती हूँ आपके लिए। थोड़ा सा थिकनेस मोटा कर लेते हैं जो निकला है उसमें। तो हमारे पास निकला क्या है, निकला है भाई 4a sin³ थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय -4a cos³ थीटा, और यहाँ आ जाएगा बेटा साइन थीटा। तो थोड़ी कटिंग वटिंग तो आपको नजर आ ही रहा होगा कि हो रही है। ये देखो, ये इससे कट गया, और ये भाई इससे कट गया, और ये देखो 4 भी, ए भी, ये लो ये भी कट गया सारा कुछ। जो बचा है ना मैं उसको लिख देती हूँ। तो इन दिनों हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है कॉस साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाय माइनस कॉस स्केयर थीटा। समझ आई? और अगर आप और गौर से देखें ना, तो ये बन जाता है हमारे पास -tan स्केयर थीटा। समझ आई? तो अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास स्लोप क्या निकली है, mn इज इक्वल टू -tan स्केयर थीटा। अब मैं स्लोप को निकालूंगी, थीटा की जो वैल्यू सवाल में गिवन है वो क्या है, पाई/4। अब मैं पाई/4 डालूंगी, तो बताओ भाई tan पाई/4 क्या होता है, tan पाई/4 1 होता है। 1। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकल, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन निकल रही है, नन अदर देन -1। बताओ समझ आई मैंने कैसे स्लोप निकाला कि नहीं, देख लो। चेन रूल लगाया, और चेन रूल के बाद एक्स कंपोनेंट जो सवाल में गिवन था, वाई कंपोनेंट गिवन था, उनके डेरिवेटिव लिया, उनको डिवाइड किया और बाकी सब कुछ लगा दिया। डाउट है तो पूछ लो किसी को भी। अब मेरे पास पॉइंट भी निकल आया, मेरे पास स्लोप भी निकल आई है। तो बस अब फॉर्मूले में डालने का वक्त आ गया। अब सब कुछ उठा के फॉर्मूले में डाल देते हैं, कुछ भी नहीं बचा। तो अब आज जो फॉर्मूला डाल के दिखाती हूँ मैं आपको। फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, चलो वाई डी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या था, y - y0। तो y माइनस आएगा अपना, y0 की वैल्यू है पाई a/4, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास -1, और यहाँ आ जाएगा x - a/4। ठीक हूँ? हो गया इतनी बात, तो लग रहा है आपको समझ आ ही रही होगी कि मैंने क्या किया। ठीक है, ओके। सो यहाँ देखो y - a/4 इज इक्वल टू -x + a/4। और अगर आप मजीद गौर से देखें ना, तो वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस। ओके, सो इधर देखो y - a/4 प्लस x - a/4 इज इक्वल टू 0। समझ आई? उफ, मुझे लगता है यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हमने कर दी है। लेट मी चेक दैट, -1 आया। ओ हो, वही यहाँ पे मेड अ मिस्टेक है। तो याद रखना, ये तो स्लोप निकला है, लेकिन स्लोप जो है ना टेंजेंट लाइन की, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो dy/dx की वैल्यू तो मेरे पास निकल आई है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 होगा। बताओ समझ आई कि नहीं? बिकॉज इधर देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy/dx। तो ये मेरे पास आंसर dy/dx का निकला। तो -1 डिवाइड बाय -1 बिकम्स this 1। समझ आई कि नहीं है ये भी? तो यहाँ मानना आता है। तो मैंने थोड़ी चूस मार दी थी, इसलिए मैंने कहा बता दूं। यहाँ मानना आना है खाली। यहाँ शायद साइन वगैरह चेंज होंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ इधर ही ठहरेगा, इधर ही ठहरेगा। और अब ये देखो, ये जब इसको उठा के हम इधर लेकर आए ना, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो गया। वाई को नेक्स्ट को नेगेटिव करते हैं, ठीक है। और ये इससे कट गया, और हमारे पास बचा क्या, y इज इक्वल टू x इन द एंड। ये हमारा आंसर बचा रिक्वायर्ड। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देख लो ऊपर से लेके नीचे तक, किसी बच्चे को जरा भी डाउट है ना, पूछ लो। देख लो भाई, हाँ, देख लो भाई हमने क्या किया, है मैम डाउट? ये लास्ट वाला पॉइंट पे क्या हुआ है पता नहीं चल रहा। y इज कहाँ पर, इक्वल टू a/4 वाला। कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। ये देखो बेटा, x - यस a बाय मैम।
4 था, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद x माइनस ए बाय 4 रिमेन सेम, समझ आई? अब उठा के सारी इक्वेशन को उठा के उधर ले गए, x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव हो गया, ये यहाँ नेगेटिव मैम है। नहीं, कहाँ? मैम प्रोसेस तो समझ आ रहा है, पर ये आया कहाँ से ये y a4? बिकॉज y माइनस वाई नॉट, ये x नॉट वाई नॉट की वैल्यू डाली है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी। y माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या है, a/4, m की वैल्यू क्या है 1, और x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, a-4। अभी भी समझ? मैम आ गई है समझ। आ गई है मैम। तो शुक्र है, आगे मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, इसने पूछा तो इसका मतलब बाकी लोगों को भी समझ नहीं आई होगी। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू mn लिखना था। हो जा रही, हो गया mn, ये और मल्टीप्लाई होगा x माइनस एक्स नॉट के अंदर। बेटा इसके अंदर सारा प्रोसेस चलाया हम, ठीक है? और कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे चलते हैं। आगे आ गया हलवा सवाल। हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है एक पॉइंट के, उसको हमने कन्वर्ट करना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मैं पहला सवाल यही पूछूंगी कि बताओ बेटा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं? सिलेंड्रिकल के अंदर क्या होता है भाई? हाँ, थीटा और जी। वेल डन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कोऑर्डिनेट होते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब यहां से देखो, हमारे पास गिवन क्या है, हमें गिवन होगा पक्के से एक्स, वाई और जी। तो हमने जाना कहाँ है, आर, थीटा और जी में। तो बहुत कहानी आसान है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चों वाला सवाल है एकदम। पहले, ओहो, पहले मैं लिख देती हूँ कि मैं पॉइंट क्या गिवन है, इधर आओ। पॉइंट क्या है ये, चलो आ जाओ। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर आप लोग करना, ठीक है? तो अच्छा, आर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमें करना होगा √x² प्लस y², और थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स y/x करना पड़ेगा। और जी को तो हम जानते हैं, दोनों कंपोनेंट बराबर होते हैं। बस ये करना और हो जाएगा सवाल खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इधर आओ, लिख लेते हैं। ओके, सो आर के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे एक्स का ये लो, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, और ये मेरा जी है। तो एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। तो आर इज इक्वल, यहां से बचेगा बेटा 4 + 4 × 3। कैलकुलेशन कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेशन तो तुम्हें समझ आ रही होगी। इज इक्वल टू 4 + 12, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ बन जाएगा √16, और √16 की वैल्यू होती है 4। तो ये मेरे पास निकल आया है आर की वैल्यू। और आज टैंग के लिए करते हैं। टैंग इनवर्स वाई का वैल्यू क्या है, 2√3 डिवाइडेड बाय 2। देख लो, एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट लिखा है, 2 और 2√3, समझ आई कि नहीं, लग रहा है यू। अब ये 2 से उठा दो, और टैंग इनवर्स पाई बाय, सॉरी, √3। और टैंग इनवर्स √3 अगर आपको किसी को पता हो, तो वो इक्वल होता है थीटा इज इक्वल टू π/6 के, या फिर आप लिख लो 30 डिग्री के। और जी दोनों में सेम होता है। जी की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, जी इज इक्वल टू 8 ही होगा। बस बन गया। इन दिन हमने हासिल क्या किया, हमने पता ही चला पूरी कहानी में। क्या है, इसको ले लेते हैं। पता है क्या चला कि 2 2√3 और 8 बन गया हमारे पास 4 π/6, और जी दोनों में सेम होता, तो ये लो, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सवाल खत्म। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेलिंग गलत हो तो पूछना कहना मुझे, देख लोगे। बस खत्म, एकदम खत्म हो गया सवाल। अब देख लो, कोई बच्चा, किसी को डाउट आ रहा है या कोई बात जो समझ ना आई हो तो पूछ ले। है डाउट तो पूछ ले कोई बंदा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो बच्चा ये सही बताएगा ना, उसको भाई, वो बच्चा ना पेपर फाइनल से बहुत अच्छा करेगा, मुझे यकीन है। पर बात तो सही बताए ना तो ही हो सकता है। ओके, अब सवाल को गौर से समझना। लिखा हुआ है द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट।
समझ आई कोई भी नहीं आई? कोई बच्चा है जिसे बात समझ आई हो तो बताए। मैम आ गई है, इसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। इन्होंने ये जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस का फार्मूला इन्होंने हमें दिया हुआ है। बिल्कुल गलत। गलत बात समझी हो। अब मैम नहीं नहीं, आप गलत समझे, मैं समझाती हूँ कैसे। अब कहानी को मैं अभी आपने आपने अपना खुद समझ लिया है, मैं बताती हूँ क्या है। ये देखो, लिखा हुआ है कि वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है। अब ध्यान सुनना, द फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है। लेट्स से ये जो मैंने ड्रॉ किया ना वाई एक्सिस, बल्कि मैं इस तरह मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई बना लेती हूँ। इधर आ गई। अब मैं आपको समझाती हूँ, अल्लाह करे आपको एक बात समझ आई जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब मैं आपको समझाती हूँ, अल्लाह करे समझो। ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट है। अब लेट से कोई भी पॉइंट है, लेट से वो पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है। एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है, और एक पॉइंट है 2 5 3। लेट से वो पॉइंट ये है। ये जो P1 कह लेते हैं इसको, और आपके लिए इसको P2 कह लेते हैं। ये P1 है, और P1 ये है, और पक्के से P2 भी यहीं कहीं पड़ा हुआ है। अब पूछो आपको कैसे पता चला कि P1 और P2 कोऑर्डिनेट वन में ही है? पूछो कैसे पता चला? पूछो ना। क्योंकि ये सारी पॉजिटिव वेल मैम डन यार। इक्वल वेल डिस्टेंस डन, है बिल्कुल सही होगा। बताया, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है, दैट इज दैम दिस बाय। बिकॉज देखो, तीनों के तीनों कंपोनेंट तीनों के पॉजिटिव हैं। तो तीनों कंपोनेंट जो पॉजिटिव है ना, वो कोऑर्डिनेट वन में ही होते हैं। तो इसका मतलब है, उसने कहा है कि जो P1 का डिस्टेंस है इस पॉइंट से, और P2 का डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट को ए कह लूं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि P1 ए का जो डिस्टेंस है ना, वो बराबर है, इक्वल डिस्टेंस होने का मतलब है बराबर होना, इक्वल होना P2 डिस्टेंस के साथ। ये डिस्टेंस बराबर है, सवाल में ये कहा था। तो अब समझ आई कि नहीं क्वेश्चन में क्या गिवन है? अब हमने ना ये कंडीशन, हमें ये पूरी सवाल में गिवन है, ये गिवन है, और हमें कहा है कि बताओ ए क्या होगा। हमें ए का वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें सिर्फ ए का वैल्यू हमने खुद ढूंढना है। हमने वो पॉइंट जो वाई एक्सिस पर है ना, और हमने वो पॉइंट ढूंढना है, खुद ढूंढना है। लेकिन उसका हमें कंडीशन सिर्फ ये गिवन है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए P1 और P2, मतलब ये कि दो दो पॉइंट सवाल में गिवन है ना, उन दोनों पॉइंट से बराबर है। हमें सिर्फ ये कंडीशन दिया गया है। अब मुझे बताओ, कोई ऐसा बच्चा है जिसे प्रॉब्लम समझ आई हो? समझ आई मसला क्या है? आई कि ना आई? अगर डाउट है तो पूछ लो। आ गई है मैम। पक्की बात है, चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब जो हमें सवाल में गिवन है ना, बस इसी चीज को आगे लेकर मैं सॉल्व करूंगी। और अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखना हमें ऑटोमेटिकली खुद ही पॉइंट वापस मिल जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं। सो हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं कंडीशन। अच्छा, कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पर होता है, उसकी वैल्यू, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, उस जी एक्सिस पर उसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब है उस पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है। वाई वैल्यू, वाई की हम कोऑर्डिनेट को वाई मान लेते हैं, और जी वाले को जीरो मान लेते हैं। बताओ, इतनी बात को आप एग्री कर जाओगे? अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के यस ऊपर है, मैम। तो पक्के से उसके पास एक्स कंपोनेंट और जी कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। ये मान लोगे? जी मैम। बस ये ठीक है। तो हम क्या करूंगी, मैं पहले निकालती हूँ P1 से ए का लेंथ, उसके बाद P1 से P2। तो अभी देखो, ये अगेन वही करेंगे। P1 से एक्स, P1 और एक्स का डिस्टेंस निकालना, कैसे निकालेंगे? वैसे निकालेंगे। कैसे? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। पहले भी निकालते हैं, पिछले पेपर्स में हमने सॉल्व किया है ऐसा। z2 माइनस z1 के कैप। ये कहानी लेकर चलेंगे। अब आ जाओ, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर से निकाल लेते हैं। लेट्स टेक x2 y2, और ये z2 आ जाएगा। और ये मेरे पास है, लेट्स से x1 y1 और z1। समझ आ गई? और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 2, मैं थोड़ा जूम आउट करूंगी, 2 5 और 3। समझ आ गई? तो अब कैसे करेंगे, x2 मतलब ये 0 - 2 आई कैप प्लस y - 5 जे कैप प्लस 0 - 3 के कैप। और अगर मैं आपके लिए मजीद मजीद लिखना चाहूँ, तो इट विल बी 2 आई कैप प्लस -2 आई कैप मैथ y - जे कैप। और यहाँ आ जाएगा बेटा -3 के कैप। अब मैं जल्दी से इसकी लेंथ निकाल लेती हूँ। लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड का मतलब है हर कंपोनेंट का स्क्वायर करो और उन्हें ऐड कर दो। तो ये देखो, बल्कि ना इस तरह करते हैं, हम ना एक काम करेंगे। मैं ना इस तरह करके लिख लेती हूँ, ओहो रेज हो जा, हाँ। मैं ये कर लेती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस
वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अपना जी कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 4 प्लस, करना चाहो तो लिख लो वाई स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। इतना मैथ्स तो आपको आता होगा, मैंने डायरेक्टली किया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। +9। ठीक है। और अब यहाँ देखो, ओके, सो हमारे पास सिचुएशन है कि 13 प्लस, अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ, वाई स्क्वायर -10y तो एज इट इज रहेगा, और 25 को प्लस कर लेंगे, 25 में प्लस कर लो अपना 9 प्लस, तो ये बन जाएगा मेरे पास है एक सेकेंड, 9 प्लस ये बन जाएगा 13, आई गेस 28 बनता है। मेरी कैलकुलेशन हिसाब किताब था पूरा पूरा है, देख लेना मैंने सही किया हो। 38 ये निकल आया, समझ आई, हमारे पास डिस्टेंस निकल आया ये वाला। अब वही काम एग्जैक्टली मैं करूंगी फॉर P2 के लिए। अब P2 के लिए मैं येलो से निकल लेती हूँ, और जो P2 के लिए करेंगे, P2 से A का डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, वही करेंगे x माइनस एक्स नोट। तो P2 पॉइंट क्या मेरे पास गिवन है, पहले P2 पॉइंट लिख दूं। P2 पॉइंट मुझे गिवन था, दैट इज 3,61। तो वही करेंगे 0 - 3। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 0, अच्छा मैं ऐसे डायरेक्टली लिख रही हूँ, -3 आई कैप वाई माइनस, एक सेकेंड, y -6 जे कैप प्लस, और आखिर में क्या आएगा -1 के कैप। अब बस मुझे उम्मीद है कि समझ आई होगी, जैसे मैंने ऊपर निकाला एग्जैक्टली वैसे ही नीचे निकाला है। अब अगेन हमारे पास लेंथ वेक्टर तो निकल आया है, डायरेक्टेड वेक्टर। अब इसका लेंथ निकालने का टाइम आ गया। अब हर कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। सो वी हैव -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। सो वी हैव 9 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर विल बी 36, और -12y +1। और यहाँ से भी अब मजीद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, सो 37 + 9 हो जाएगा 37 + 46, अल्लाह करे मैंने सही बताया, 46 ही होता है ना। वाई स्क्वायर -12, और यहाँ आ जाएगा +46, और हमारे पास ये दोनों निकल आए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यूजिंग द कंडीशन। तो कंडीशन क्या थी, मैं गिवन कंडीशन करके, गिवन कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी कि P1 ए का जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर बराबर होगा P2 ए के स्क्वायर के साथ। तो इसका आंसर क्या निकला, P2 का आंसर निकला हुआ वाई स्क्वायर -12 + 46, और ऊपर वाले का क्या निकला हुआ भाई। मैम 45 है, की 46 बात नहीं है, आएगा। यस। एक सेकेंड, किस तरह, 46 प्लस 47 में, भाई कैसे है लड़की, क्या हो गया है, आपकी तबीयत ठीक है। मैं कैलकुलेटर देखती हूँ, क्या था भाई, 36, कैलेंडर खुल गया, इधर गया, हमारे पास है 38, एक सेकेंड, +36 सही कह रही है वैसे, 36 + 1 + 9, 46 ही होता है। बेटा क्या कर रही हो तुम, कैलकुलेटर पे जाके देखो बहन। 37 में ऐड करना 9, 46 बनता है। नहीं समझ आई, मैंने कैलकुलेटर पे देखा, मैंने सही किया यार। यस वाई मैम, वो स्क्वायर, मैंने 1 नहीं था मैम काउंट किया। 46 ही हाँ अब इतना भी 46 मेरा है। मैथ्स नहीं खराब है, थोड़ा खराब है लेकिन इतना भी नहीं। अब देखो भाई यहाँ से, अब देखो सब कुछ उठा के वहां ले, तो वाई स्क्वायर -10y +38 इधर, -y² +12y, और -46 = 0। और आपको ढेरों ढेर कटिंग होती नजर आ रही है, कटिंग करते हैं। ये देखो, ओहो जूम ही नहीं रहा है, ये देखो, रेड कलर लेते हैं चलो, ये इससे कट गया, खत्म। उसके बाद ये देखो यहाँ बचेगा +2y, इधर देखो एक सेकंड, यहाँ से देखो बचेगा 2y, और यहाँ से 38 में से 46 निकाल दो, 38 में से 46 निकालेंगे तो 8 बचेगा, -8 = 0, और यहाँ पे आ जाएगा -8 ÷ 2, और y की वैल्यू निकलेगी -4। 100 पॉइंट हमें मिल गया है। सो पॉइंट पता है क्या है, इधर देखो, सो a = 0, -4, 0, ये वो पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस। ये लो, मैम माइनस नहीं आता। क्यों बेटा, +8 है इक्वेशन की उस साइड, प्लस, हाँ एग्जैक्टली सही बताया, सॉरी सॉरी, माइनस नहीं आता, प्लस, वहां जाके प्लस हो गया ना, पॉइंट सही बताया मैंने।
इधर आ जा, किधर गया, ये प्लस हो गया, प्लस हो जा, ये प्लस हो गया, इक्वेशन की उस साइड उठा के ले गए। तो यहां से मिल गया वैल्यू, तो इसका मतलब है ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं। तो यहाँ y को हटा के क्या लिख दूंगी मैं, माया 4। अब मैं कहती हूँ ऊपर से लेके नीचे तक देख लो सवाल, जो पॉइंट की बात समझ नहीं ना आ रही पूछ लो। यहाँ 4 लिखना है यार, ये पॉइंट ही हमने फाइंड करना है, तो हमने निकाल लिया। और ये देखो इसका डिस्टेंस, इस ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो भाई, किसी बच्चे को टेंशन है, कोई बात जो समझ ना आई हो तो पूछ ले। समझ आई है? मैंने कोई मंतक नहीं किया, कोई नई चीज नहीं की है, जस्ट इन्फॉर्मेशन जो मुझे सवाल में गिवन था ना, उसे मैंने यूज किया है। बताओ भाई, डाउट है तो आगे बढ़े, वरना है डाउट। समझ आ गई होगी, उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया का में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। सवाल बड़े मजे का है। अ- हम सोच के बताना, हमारे पास ना लिखा हुआ है कि फाइंड करो रैशनल और टिग्नोमेट्रिक पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्कल। जो उसको छोड़ो, जो उसने मुश्किल बात लिखी है उसको मैं बताती हूँ क्या है। अच्छा, मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका सेंटर और रेडियस बोलो क्या होगा। बताओ भाई, सेंटर क्या है? रेडियस 25 है मैम। और हाँ ठीक है, रेडियस 25 बिल्कुल भी नहीं है, गलत बताया। बताओ भाई। मैम रेडियस 5 है, और राइट, जो सेंटर है वो एक 0 है और -2 है। -2 नहीं है, 2 है, बिल्कुल सही बताया, वेल 2। डन। 2 है, 2 है, बिल्कुल सही बताया, वेल डन। इसका जो हमारे पास सेंटर है ना बेटा, वो है 0,2, बिकॉज माइनस के है ना, तो के की जगह वो आएगा। और हमारे पास रेडियस 5 है। भाई किसी बच्चे को ये वाली बात समझ नहीं आई तो पूछ ले, क्योंकि हमने ना बेटा इससे कंपेयर किया, y - h² प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r का स्क्वायर है तो r रेडियस होता है, तो r का स्क्वायर 25 है। 25 मतलब कट गया, समझ आई कि नहीं, √5, 25 5 होता है। यहाँ से पता चला, समझ आई, अल्लाह करे तुम लोग पहुंचे हो जहाँ पहुंचाने की कोशिश की है। अब आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। ओके, अब ये लिखने वाली बात है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको अब आना चाहिए और कुछ भी नहीं है, तो लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहा है, पूछ लो। हम्म, पूछना है, नहीं पूछना, चलो ठीक है। अब लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ऐसी होगी, ऐसे। देखो कैसे होगी, x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा, और y की वैल्यू होती है y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा, ये होती है। इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो आंसर आ जाएगा, नथिंग स्पेशल। अब आगे मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ। अब सोच के बताओ, x एज इट इज, एज की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन के अंदर देख के बताओ भैया, इसके अंदर एज की वैल्यू क्या है, एज की वैल्यू क्या थी, बोलो 0 एज है। का वैल्यू। भाई कोई लड़की बोल रही भी, मैं आवाज नहीं, एज की वैल्यू 0। 0, एज का वैल्यू 0 प्लस आर क्या है, बोलो ना जल्दी से, आर क्या है, R2 है। 5 है, 5 तो है। किसने आ गया, कॉस थीटा एज इट इज। और यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आई 5 कॉस थीटा। और अब सेम कहानी वाई के लिए, के का वैल्यू क्या है, तो ठीक है, अब वाई के लिए क्या कहेंगे, वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। के का वैल्यू क्या है, पहले देख के बताओ, के का वैल्यू क्या गिवन है, बताओ भाई, बताओ। इनको ही नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है, के वैल्यू 2 गिवन है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। प्लस आर इज अवर रेडियस दैट इज 5, और साइन थीटा एज इट इज। तो बेटा ये हमारे पास निकल आया है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन थी, हमारा यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। और यहाँ पर एक कंडीशन है, वो जरूर लगाना, कि जो थीटा है ना, वो हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई तक है। ठीक है, ये कंडीशन आपने जरूर लगाना, बस यही है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्कल जो हमें गिवन था। अब आ जाओ दूसरी चीज है, रैशनल किस तरह लिखेंगे, रैशनल पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन।
रैशनल पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल डाल देंगे, मतलब चेंज होगी और फॉर्मूला वही रहेगा। कैसे ही अब लिखो रैशनल पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये फॉर्मूलाज आपको याद करना पड़ेगा और उसके अंदर वैल्यू प्लग इन करनी पड़ेंगी। ये और कोई मंतक है नहीं। ठीक है। सो ना हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला विल भी। हम क्या करेंगे, इधर देखो, हम कॉस थीटा की जगह, कॉस थीटा की जगह हम पुट करेंगे, लेट मी, ओके, सो कॉस थीटा की जगह हम पुट करेंगे वन, 1 - t² और 1 + t²। और साइन थीटा की जगह हम पुट करेंगे 2t/1 + t²। बस ऊपर वाले फॉर्मूलाज भी चेक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू बन जाएगी h+r एज इट इज, और कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, 1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t² ऐसे। और हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा, विल बी k+r और 2t/1 + t², यही आएगा। ठीक है। अब यही होगा और तो कोई मंतक है नहीं, तो इसलिए ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ज्यादा टेंशन नहीं है। तो अब आ जाओ वही करेंगे। ओके, सो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे एक्स, एच हमारे पास 0 है, r = 5 और 1 - t²। और यहाँ पे आ जाएगा 1 + t² एज इट इज। और y की जगह k का वैल्यू हमें सवाल में गिवन था, इट वाज 2, अगर मुझे ठीक से याद है, और प्लस एज इट इज r की जगह 5 आएगा बिकॉज द रेडियस इज ओवर 5, सो 1 + t²। और अगर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं एक दफा फिर लिख दूं ना तो सवाल खत्म हो जाएगा। सो हमारे पास x का वैल्यू बचेगा 5 × 1 - t² और 1 + t²। x कॉम्पोनेंट है एंड y इज इक्वल टू 2 + 1, पंखा चला दो, 2² डिवाइडेड बाय 1 + t²। ठीक है, ये हमारे पास निकल आया है। ठीक है, ये हमारे पास रैशनल पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है उस सर्कल की जो एक सर्कल हमें गिवन है। देख लो भाई, डाउट है किसी का भी तो पूछ ले। जस्ट फॉर्मूलाज है उसके अंदर प्लग इन किया और वापस निकलना। है डाउट कि चले आगे। चलो भाई, इसी के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रह गया है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये सवाल ना बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सवाल को अगर हम बहुत गौर से देखें ना, तो अगर आप उससे और गौर से देखो तो आपको कोई चीज नजर आएगी। मैं अगर आपको दिखाती हूँ ना तो लग रहा है आपको नजर आ जाए। इसको स्केच करने के लिए ना आपको बिल्कुल भी अकल के दिमाग की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये देखो क्या बनेगा। अगर मैं इक्वेशन को लिखूं तो x² + y² +4z² इज इक्वल टू 10। और अगर मैं मजीद करूं तो ये देखो, z² डिवाइडेड बाय 10 +y² डिवाइडेड बाय 10 +z² डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। अगर आप और गौर से देखें ना तो आपको यहाँ पे कुछ नजर आएगा। मैं सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ, आप लोग खुद ही पहुंच जाएंगे वहां तक, उम्मीद है कि पहुंच जाओगे। अगर मैं इस तरह करती हूँ, इस तरह करो, स्क्वायर √10² +y² और डिवाइड बाय √10, यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर प्लस z², उसको उठा के नीचे ले जाओ, √10, और उसको 4 को उठा के मैं नीचे लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे 2 लिख लो और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना, अल्लाह माफ करे 1 आना। 10 को हमने वहां जाकर डिवाइड किया तो इसको 10 इज प्रेजेंट देयर, लेट मी चेक दैट। यहाँ इसको रेज करो भैया, हो जा 0 रेज, हो जा रेज, 0 रेज हो जा भाई, हो जा 0, फंस गया लगता है, आज वापस आ गया। ओके, सो इधर आ जाओ, कल पढ़ो आप क्या हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1 और यहाँ डिवाइड बाय 4। अब कोई बंदा मुझे इस इक्वेशन को देख के बता सकता है, दिल पर हाथ रख के बताना, ज़्यादा सोचना नहीं है, ये किस चीज की इक्वेशन है। किसी को तो आता होगा उम्मीद है पता है किस चीज की इक्वेशन है ये नहीं। अगर मैं आपके सामने लिख दूँ ना, शायद आप पहुंच जाओ वहां तक। ओके, ये किस चीज की इक्वेशन है, ये किस चीज की इक्वेशन है यार, हद है वैसे। नहीं पता किसकी है भाई, ये इलिप्स है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। और अगर इसी के अंदर मैं जी कोऑर्डिनेट ऐड कर दूं,
मतलब ये कि z कोऑर्डिनेट ऐड कर दो और इक्वेशन सेम रहे तो ये होता है इलिप्सॉइड। मतलब ये कि इलिप्स इन 3D इज कॉल्ड इलिप्सॉइड। इसका मतलब है अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर हमारे पास इलिप्स इन 3D बन रहा है, समझ आई। इलिप्स को बनाऊंगी 3 डायमेंशनल में तो मेरे पास ग्राफ करने का स्केच करने का तो बना लूंगी, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है टेबल बनाकर इतनी लंबी टेंशन करने की। मुझे पता है कि कैसे बनेगा तो मैं वही करूंगी। ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये रहा, जी कोऑर्डिनेट आ गया बाहर। ठीक है, सो मैं इसी कहानी को यूज करूंगी। एक्स, जी और ये रहा वाई, और अब मैं देखो इलिप्स बनाऊंगी इन 3D। अब देखना मेरी स्केचिंग को, और ये देखो यहाँ से भी अब इस तरह करके 3D फिगर लगना चाहिए। ये देखो ऐसे, मतलब बहुत ही बुरा बना है, प्यार से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप कहो तो मैं आपको ना डॉस मॉस पे दिखाती हूँ, कुछ यकीन आ जाएगा, ऐसे ही बनना। इलिप्स ही बनेगा, देखना 3D में। खुल जाओ जल्दी खुल जाओ। 3D में चलते हैं, 3D में। ये आ जाओ, 3D में ही है, पहले 3D में ही थे। ओके, अब ये देखना किस तरह, इधर देखो और आ जा, ये देखो यहाँ आएगा एक्स स्केयर, स्केयर अच्छा स्केयर डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद इधर आ जाएगा प्लस वाई स्केयर। अब देखते जाना, उसके बाद आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद अगेन प्लस जी स्केयर, ओहो, उसके बाद यहाँ से बाहर जाना है, हाँ, प्लस जी स्केयर, और नीचे जाओ डिवाइड में, ओहो इसके डिवाइड में जाना, यहाँ से डिवाइड में जाओ, आगे क्या आना था मेरे पास, 10/4, और उसके बाद आ जाना बाहर जाओ, बाहर जाओ, इज इक्वल टू 1। और ये देख पा रहे हो, ये देखो 3D में हमारे पास आ गया एक इलिप्स। देख पा रहे हो, ये इलिप्स है, ये देखो। तो जो मैंने वो पढ़ाया था ना, यकीन मानो पेपर में वो आया हुआ है, तो इसलिए ध्यान से चीजों को देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। मैंने बहुत बुरा स्केच किया, आप थोड़ा प्यार से स्केच करना तो आप कर पाओगे। ठीक हो गया भैया, डन। इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट हुआ खत्म। उसके बाद आज अब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, फील करने की कोशिश करेंगे। ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि अगर मैं आपको दिखाऊं ना, लिखा हुआ है फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स एंड दिस। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ ना तो ये देखो, स्केच कर दूं। लेट्स से हमारे पास एक प्लेन ये है, सोचना बस सोचते जाओ। एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन लेट्स से यहाँ। येलो इसके बजाय ना कोई और कलर यूज करना, चलो येलो कर लेते हैं। अब ये देखो अंदर से गुजर रहा है, हो जा आ जा ये लो। इस पॉइंट पे ये दोनों मिले और यहाँ से इसके प्लेन बाहर गया। तो इसका मतलब है ये जो आप यहाँ देख रहे हो ना, दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जिस प्लेन पर ये दूसरे को काट रही है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। हमने ये लाइन निकालनी है पूरे सवाल में। ठीक है, मैं अगर आपको दिखा सा हूं ना तो लग रहा है कुछ समझ आए। मैं तो यहाँ से मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया सी, मैं हम यही का सहारा लेते हैं। हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ इंटर लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये देखो दिखाती हूँ, गूगल से प्यार से दिखाते हैं। एग्जैक्टली मैं यही फिगर बनाने की कोशिश कर रही थी। कहाँ से ले, कोई भी ले लो, ये वाली ले लेते हैं। बन जाओ, ये देखो, बहुत गौर से देखना। अगर आप देख ले पाओ ना तो ये देखो, एक प्लेन ये है, वाइट मैंने क्यों ले लिया, कोई और प्लेन है, हाँ। एक प्लेन हमारे पास क्यू है, दूसरा प्लेन P1 है। दोनों जिस पॉइंट, दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको मैंने कैलकुलेट करना है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि इसका मतलब है ये जो P वाला प्लेन है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो विल बी दिस, ऊपर की तरफ होगा, मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, इसको पी N1 कह लेते हैं। और जो क्यू वाला प्लेन है ना, इसका नॉर्मल वेक्टर, जो हमारे पास रेड वाला प्लेन है ना, ये मैंने क्यू वाले का ड्रॉ किया है नॉर्मल वेक्टर ग्रीन वाला। अब मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ अपना ये जो ब्लू वाला है, क्या है, रेड वाले का, इसका नॉर्मल वेक्टर ये होगा। और अगर आप गौर से देखो तो हमारे दोनों प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है ना, वो दोनों प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है ना, वो परपेंडिकुलर है द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर। बात समझ आई कि नहीं? इधर हम आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद लगे तुम लोग वहां तक पहुंचो। लेट मी रेज इट फर्स्ट। इधर आओ, तुम तो खत्म हो जाओ। ओके, सो हमारे पास अगर एक प्लेन मैंने कहा है ये P1 है, ये मेरे पास
P2 प्लेन है, और P2 का लाइन जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है ना, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जो प्लेन के बाहर जा रहा होता है। तो देखो नॉर्मल वेक्टर इसका बाहर जा रहा होगा, P1 का नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, समझ आई। तो इसका इन दोनों के परपेंडिकुलर P1 N1 और N2 के परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, इन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैं निकाल लूँ ना, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को, तो उसके पैरेलल भी कोई भी वेक्टर मैं निकाल सकती हूँ। और रिमेंबर दैट अगर कोई वेक्टर है उसके पैरेलल आपको एक और वेक्टर चाहिए, तो अब अगर मैं किसी भी स्केलर वैल्यू को, मतलब किसी भी नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो मुझे उस वेक्टर के पैरेलल ही कोई वेक्टर मिलता है, समझ आई। तो टू गेट द पैरेलल वेक्टर, हम टू गेट द पैरेलल वेक्टर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगी, और उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का हर मल्टीपल वो वेक्टर होगा जो पैरेलल होगा नॉर्मल वेक्टर, और दोनों नॉर्मल वेक्टर्स के पेंडिकुलर होगा। मैंने सारी कहानी ये निकालनी है। अब देखो मैं किस तरह लगाऊंगी, अल्लाह क्या पहुंचो। तो अगर आप गौर से देखो ना, तो मेरे पास P1 क्या है, मैं इसके पहले नॉर्मल वेक्टर निकालती हूँ। P1 मेरे पास है जो कि है P1 प्लेन, जो कि है 3y माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 15। इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना बच्चों का खेल है। नॉर्मल वेक्टर किस तरह निकालूंगी, ये देखो। तो N1 नॉर्मल वेक्टर निकालती हूँ, वो किस तरह निकलेगा, 3,6,2। किस तरह, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट लिखकर बन गया नॉर्मल वेक्टर। तो प्लेन 1 का नॉर्मल वेक्टर निकल आया। अब प्लेन 2 मेरे पास है, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5। अब मैं इसका नॉर्मल वेक्टर निकालती हूँ। इसका नॉर्मल वेक्टर भी मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो N2 किस तरह निकलेगा, ऐसे निकलेगा, 2,1,2, ये निकला है नॉर्मल वेक्टर। अब मैंने इन दोनों नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है। तो दो वेक्टर्स हैं, उनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम निकालेंगे बाय टेकिंग देयर क्रॉस प्रोडक्ट, समझ आइए। वही कहानी चलाई। यस। अब मैं वही कहानी चला रही हूँ, देखो किस तरह, इधर देखो। तो मुझे चाहिए वी वेक्टर, लेट से जो वी है ना, ये वी वेक्टर है, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो वी वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, N1 का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी N2 के साथ। तो यहाँ पे अगर देखो, याद होगा, मुझे उम्मीद है कि इतना इतना तो एनालिटिकल ज्योमेट्री अब आ ही गया होगा। तो N1 क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, 3 - 6 - 2, एंड हेयर वी गेट 2 1 - 2। समझ आ गई। अब हमारे पास 3 × 3 का मैट्रिक्स है, इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, जो कि हमें बच्चों वाला खेल है हमारे लिए, अब तो बचपन से ही करते आ रहे हो। तो ये लो, वी वेक्टर किस तरह निकलेगा, आई कैप रिमेन सेम, और यहाँ निकलेगा ओके 12 + 2, ब्रेक कर रही हूँ, लगे बर्दाश्त कर लेना, -j, और यहाँ निकलेगा -6 + 2 और +k इज इक्वल टू 3 + 12। समझ आई। तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा वी वेक्टर विल बी 14 आई कैप -j, यहाँ से आएगा बेटा -4, और यहाँ से निकलेगा +15 k कैप, ठीक है। और मैम, अगर, हाँ जी सुना है। मैम यहाँ पे जो जे कैप है -6 + 4 नहीं आता? -6 प्लस एग्जैक्टली 4 है, तो बिल्कुल सही बताया, मैंने गलती कर दी, यहाँ 4 आना, -2 आएगा वहाँ, बिल्कुल सही बताया, वेल डन। वैसे मुझे लग रहा था मैंने गलत किया, कुछ ना कुछ गड़बड़, मुझे फील आ रही थी गड़बड़ की, लेकिन चलो मैंने कहा कोई बात नहीं। 14 आई कैप माइनस, बल्कि +2 जे कैप हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा +15 k कैप। हमें वो वेक्टर मिल गया है, हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर मिल गया है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ N1 और N2 मिल गई है, मतलब हमें ये वी वेक्टर मिल गया है। तो अब याद रखना, इस वेक्टर का हर स्केलर मल्टीपल वो वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर, जो कि हर स्केलर मल्टीपल पैरेलल वेक्टर होगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का, यही सारा कॉन्सेप्ट है। सो अब मैं लिख दूंगी, सो सो एनी स्केलर, अच्छा ये मेरी बात करना, लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे मैंने फिगर बनाया ना पेपर में, जरूर फिगर बनाना, और जो लाइन है उसे हाईलाइट जरूर करना, जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे हर स्टेप खोल खोल के, जिस फिगर की तस्वीर आती होगी इसकी तस्वीर जरूर बनानी है, ठीक है। एग्जामिनर को यकीन दिलाना है कि तुमसे ज्यादा अच्छा किसी को नहीं आता। एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ v is vector parallel to line of intersection of planes,
खत्म सवाल। और एंड पे ये इस तरह की अंग्रेजी अंग्रेजी सब कुछ जरूर लिख के आना, अच्छे तरीके से सवाल करना, ऐसे करना है कि पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, ये लो भाई। डाउट किसी को भी है तो पूछ ले। इस सवाल में से सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं था, आसान था, बट द थिंग इज दैट इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पर्सनली मैं सवाल खुद सॉल्व करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं खुद करवाऊं, बिकॉज मैं चाहती थी आपको ना हो। ओके, अब बहुत ध्यान से फॉर्म सुनिए। उसने क्या कहा है इस सवाल के अंदर कि हमारे पास कैपिटल ई जो है ना इज द इंसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स एंड सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज ए, और हमें दिस इट्स गिवन बाय दिस। और ये हमें ना कोई पोलर फॉर्म दी गई है इलिप्स की। कैसे पोलर फॉर्म है, मुझे कैसे पता चला पोलर फॉर्म है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर एंड थीटा। इसका मतलब है हमारे पास एक इलिप्स है, उसकी इंसेंट्रिसिटी उसने मुझे कैपिटल ई दिया हुआ है, और सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है ना वो उसने मुझे दिया है, दैट इज ए। और कहा है बाकी सारी की कहानी मेरे सामने। ठीक है, अब मैंने ना ये जो लिखा हुआ है ना ये वाली पोलर फॉर्म इलिप्स की, ये मैंने बनानी है। ठीक है, तो पहले पोलर फॉर्म, अच्छा पहले कौन सी इलिप्स की जो पुरानी पोलर फॉर्म है ना किसी भी कॉनिक्स की, मैंने वो लिख देती हूँ। तो पहले मैं लिखती हूँ जनरल पोलर इक्वेशन ऑफ जनरल, और रह गया यहाँ पे जनरल पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स, कॉनिक्स विथ सेंटर, विथ पोल एट सेंटर। चलो, पोल एट सेंटर। अब मैं वही फॉर्म लिखने लगी हूँ जो जिससे मैं और आप वाकिफ हैं, वो ये वाली फॉर्म थी। क्या थी? आर इज इक्वल टू ई डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये वाली फॉर्म तो हम जानते हैं, लेकिन इस फॉर्म के अंदर एक ट्विस्ट था कि इस फॉर्म में जो ई हमें गिवन था ना, ई हमने माना हुआ था ई, इस फॉर्म के अंदर ई जो था ना, ई हमारे पास किस जो भी कॉनिक्स थी ना, ई उसकी इंसेंट्रिसिटी था। अगर ई वन होता तो पता है ना, ई वन होता तो पैराबोला होता, ई जीरो होता तो हम कहते सर्कल है, अगर ई ग्रेटर देन वन होता तो हम कहते हैं हाइपरबोला है कॉनिक्स, और अगर ई लेस देन वन होता तो हम कहते हैं कि वो इलिप्स है। सिमिलरली यहाँ पे डी है, डी डी इज द डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिखना सही है। डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। जो इस फॉर्मूले में जो डी था ना वो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला था, बल्कि मैं इस तरह कहती हूँ, ऐसे लिखती हूँ। हो जा रेज, हो जा, हो जा, हो जा। एक तो यार ये पेन हैंग हो जाता है, बड़ा मसला हो जाता है। हो जा हैंग भैया, हो जा, हो गया रेस, सारा कुछ ये हो गया, ठीक हो। अब यहाँ पे लिखेंगे डी, और यहाँ पे लिख लो कोमा, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं जल्दी से ना इस इलिप्स को आपके लिए स्केच करती हूँ ताकि कहानी आपको आसान लगे। और जब ये स्केच करते हैं जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको देखकर, आ जाओ, ये लो। ये हमारे पास आ गया अपना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, या फिर वो कर लो क्योंकि अब हम पोलर एक्सिस ले रहे हैं तो आप वही मान लो इसको अपना। क्या होता है यार, हाँ एग्जैक्टली वही। ये लो भैया, इलिप्स बन गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। और यहाँ पर ना कहीं हम मान लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज द फोकस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, और यहाँ पर ना कहीं पड़ा होगा डायरेक्ट्रिक्स, डी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स लिख लेना, डी जो डायरेक्ट्रिक्स लिख लो। ठीक है, अब मुझे बताओ, इधर तक की और इधर तक की कंस्ट्रक्शन में किसी को इशू है तो पूछ ले। है इशू किसी को? यहाँ तो मुझे अभी तक कुछ किया नहीं है तो इसलिए ज्यादा इशू होगा नहीं। ठीक है, अब इधर जो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अच्छा, हमें गिवन इलिप्स है ना उसमें सेमी, ये देखो ये सेमी मेजर एक्सिस है, और इसकी लेंथ उसने हमें सवाल में दिया ए है, और ये भी सेमी मेजर एक्सिस है, इसकी लेंथ भी ए दी हुई है। ठीक है, तो हमें ये भी गिवन था, बट इस इन्फॉर्मेशन को मुझे बिल्कुल भी यूज नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ मिटा देती हूँ। इस इन्फॉर्मेशन को मुझे बिल्कुल यूज नहीं करना। अब मैं जल्दी से ना फोकस के और डायरेक्ट्रिक्स की ना वो लिख लेती हूँ अपना कोऑर्डिनेट। अब मैं आपको यहाँ से एक काम करने लगी हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है, ना करे समझ जाए। ओके, इधर आ जाओ। मैं गिवन क्या है, हमें गिवन है, हमें इंसेंट्रिसिटी गिवन है कैपिटल ई से, इंसेंट्रिसिटी गिवन है कैपिटल ए ई, और सेमी मेजर एक्सिस में गिवन है, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ हमें गिवन है स्मॉल ए। तो अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगी, थोड़ा जूम इन करूंगी, और यहाँ से एक बात बताने की कोशिश करूंगी, अल्लाह के लिए पहुंचो। फोकस क्या होता है? फोकस होता है
ए ई कोमा जीरो, समझ आई? ए ई कोमा जीरो। लेकिन अब मैं छोटे ई की बजाय बड़ा ई यूज करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ई जो था ना वो हमारे पास इट वाज इंसेंट्रिसिटी। तब हम ई को छोटे इंसेंट्रिसिटी को छोटे ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट अब की बार क्या है, रेज हो जाओ ना यार। अब की बार क्या है कि ना, हमें ना सवाल में गिवन है कि इंसेंट्रिसिटी को उन्होंने कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया, तो अब मैं यहाँ पर वही लिखूंगी। अब बहुत ध्यान सुना, यही था ना, मैं आपको दिखाती हूँ, अल्लाह करे तुम लोग को एक बात समझ आए। यहाँ से थिकनेस बहुत ज्यादा कम करूंगी। फोकस के क्या होते थे, ए ई कोमा जीरो, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, इट वाज ए ओवर ई कोमा जीरो। इसका मतलब ये था कि अगर ये जीरो जीरो था, इसका मतलब, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, इसका मतलब है कि जो फोकस का और सेंटर का डिस्टेंस था ना, ये सेंटर है, मैं सेंटर का सी लिख देती हूँ। इसका मतलब है फोकस का और सेंटर का जो डिस्टेंस था ना आपस में, वो हमने क्या लिया हुआ था, ए कैपिटल ई। ये वही ए ही है, कोई नई बात नहीं, ठीक है। और याद रखना, सेंटर का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, सेंटर का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस मैं येलो से रिप्रेजेंट करूंगी, वो ये था, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ये वाला। और ये हमने कितना लिया हुआ था, ये डिस्टेंस था ए ओवर ई, समझ आ गई है? और ये डिस्टेंस ये वाला ही है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब की बार हमने क्या निकालना है, अगर आप गौर से देखो तो ये वाला जो डी है ना, डी, ये डिस्टेंस है फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का। अब फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस से मुराद ये है कि आई वांट टू कैलकुलेट ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो कि मेरे पास नहीं है। इसका मतलब है, अगर मेरे पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, मुझे ना ये वाला डिस्टेंस निकालना है। बताऊं किस तरह निकालूंगी, इधर देखो कैसे। तो डी क्या था, फोकस से, फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। क्या है डायरेक्ट्रिक्स, एक तो मेरी स्पेलिंग अल्लाह जाने किस दिन सही होना है, डायरेक्ट्रिक्स। मुझे पता है स्पेलिंग गलत है, माफ करना। लिखना डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब है हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ए ओवर ई में से अगर मैं माइनस कर दूं ए ई, तो मुझे बताओ, मुझे डी नहीं मिल जाएगा? सब बच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ, मुझे जो ये वाला लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं इस वाले लेंथ में से माइनस कर दूंगी ये वाला लेंथ, तो मुझे ये वाला लेंथ मिल जाएगा। बताओ भाई, समझ आई कि नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा है जिसे समझ ना आई हो तो पूछ ले, मैंने क्या किया। आ गई है अब समझ? दोस्तों बोलोगे तो समझ आएगी ना। अल्लाह करे समझ आ गई हो। अब तो तुम लोग बोल नहीं रहे, तो मैंने मान लिया कि तुम लोगों को समझ आ गई, मान लिया भाई, हमने दिल पे हाथ रख के मान लिया। मैं इसको यहाँ ली, अब ये देखो, अब मैं यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशंस करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी, और अगर आप गौर से देखो ए कॉमन निकल आया, तो यहाँ पर आएगा बेटा 1/e - e, और यहाँ आएगा डी इज इक्वल टू ए एज इट इज, और यहाँ आएगा 1 - e² डिवाइडेड बाई ई। और ये फॉर्मूला हमने बना लिया, इस फॉर्मूले को मैंने यूज करना, टेंशन ना लो। ठीक है, अब आ जाओ, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, ग्रीन वाले फॉर्मूले को, इक्वेशन 1 को, और इसको यूज करके वो फॉर्म बनाएंगे जो उसने मैं सवाल में कहा है कि ये वाली फॉर्म बना के दो। ठीक है, हम इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, इसको हम 1 कह ही लेते हैं घर में, ये इक्वेशन 1 है। तो कहेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग, अब देखो इसके अंदर क्या है, ई हमने सवाल में गिवन है, वो कैपिटल ई होगा, तो मैं लिख देती हूँ आर इज इक्वल, छोटा ई कैपिटल ई हो गया, डी एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 + ई, छोटे ई की जगह कैपिटल ई, कॉस थीटा, कुछ भी नहीं किया, ई की जगह कैपिटल ई लिखा है, ठीक है। अब आ जाओ फर्दर क्या काम करेंगे, इधर आ जाओ फर्दर। अब मैं लिख देती हूँ डी की जगह वैल्यू डालती हूँ, तो आर इज इक्वल टू कैपिटल ई, और डी की जगह मैं ये वैल्यू लिखूंगी, डी की वैल्यू क्या है, ई इंटू 1 - e², बल्कि ना इस तरह करते हैं, मैं तो साथ, चलो ऐसे ही ठीक है, डिवाइडेड बाय ई, और डिवाइडेड बाय आएगा 1 + ई कॉस थीटा। और आपको एक कटिंग नजर आ ही रही होगी, है ना? तो ये देखो, ये ई से ई से कट गया, दिस कैपिटल वी दिस कैपिटल ई से कट गया, ठीक है। और इन द एंड हमारे पास आ गया वो फॉर्म जो हमें चाहिए थी, आर इज इक्वल टू ए 1 - e² डिवाइडेड बाय 1 + ई कॉस थीटा। और अब ये देखो, हमें मिल गया वो जिसकी हमें तलाश थी, ये हमें रिक्वायर्ड फॉर्म थी, ये प्रूव्ड हो गया। देख लो भाई, सवाल में ये देखो, ये फॉर्म बनाई है, और सवाल में एग्जैक्टली ये फॉर्म गिने थे, देख लो, ये फॉर्म बनाने थे,
और एग्जैक्टली मैंने ये फॉर्म आपको बना के दिया है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ ये डिस्टेंस निकालने का था, फॉर्मूला तो वही था सब कुछ, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था। देख लो किस तरह कैलकुलेट किया, याद से पेपर में ये सवाल आया तो फिगर जरूर बनानी है, फिगर जरूर बनानी है, फिगर जरूर बनानी है। आप पूछ लो भाई, किसी को डाउट वाउट है तो पूछ लो। है टेंशन? है ही नहीं टेंशन, सारी समझ आ गई। चलो ये तो और भी अच्छी बात यार, ये वाला नो सवाल मैम। सॉल्व नहीं करूंगी बिकॉज मुझे लगता है इस सवाल में कोई इशू है यार। ये पेपर में शायद सवाल था, इतना ब्लर था ये वाला क्वेश्चन कि मुझसे रीड ही नहीं हुआ कि ये सवाल क्या है। लिखा हुआ था कि ग्राफ करो, लेकिन जो जिस फंक्शन को ग्राफ करने को कहा है ना, वो फंक्शन ही नहीं मैं रीड कर पाई, तो इसलिए वाला ये वाला क्वेश्चन के अलावा मैंने पूरा का पूरा पेपर अपने हाथ से सॉल्व करूंगी इस क्वेश्चन के अलावा, बिकॉज मुझे डाउट है कि इसमें क्या था सवाल। एक कहीं पर लगता है 3 लिखा हुआ था, कहीं पर लगता है कुछ, कभी कुछ। तो मेरा ख्याल है अब लास्ट क्वेश्चन की बारी आ गई, बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है अब ये वाला सवाल। ओके, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द एंगल बिटवीन टू स्पेस वेक्टर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। अब मैं आपसे एक ही सवाल बताओ भाई, एंगल कैलकुलेट करने के लिए, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? भाई यस याद है? मैम। सुनाओ वो फॉर्मूला क्या होता है। जैसे जैसे यू डॉट वी है ना, तो एग्जैक्टली वही, मैग्नीट्यूड यू, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैग्नीट्यूड फॉर्मूला है, वी और बिल्कुल कॉस थीटा। बिल्कुल सही बताया। सो हम लिखोगे फॉर एनी, फॉर एंगल बिटवीन एनी टू स्पेस कर्व, एनी टू स्पेस वेक्टर्स, और उसके बाद लिख लो क्या लिख लो, यू एंड वी विल बी, किस तरह लिखोगे वही फॉर्मूला जिसमें पहले आता है वही लिख देना, बस सवाल खत्म, लिटरली खत्म। तो आप कैसे लिखोगे, यू डॉट वी इज इक्वल टू यू का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और अब उसने कहा एंगल निकालना, तो थोड़ी सी डेरिवेशन आप और कर लो, तो किस तरह करोगे, कॉस थीटा को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर, कॉस डॉट वी डिवाइड बाय यू का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड, और अगेन हमने एंगल निकालना है तो इस तरह करते हैं, एंगल को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ी सी डेरिवेशन जरूर करना, ठीक है, ताकि फील हो एग्जामिनर को तुम्हें आता था। ये लो भैया निकल आया, आधा सवाल हो गया हल, खत्म, यही था, ये वो फॉर्मूला है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो परपेंडिकुलरिटी का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स आकर आपस में परपेंडिकुलर है, तो बताओ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। जीरो। वेल डन, यही है। तो लिख दो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी है, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स, परपेंडिक क्या है, परपेंडिकुलरिटी इज कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भाई जीरो आना चाहिए। ये लो बस सवाल खत्म, ये लो, खत्म खत्म खत्म। बट सवाल लॉजिकली सॉल्व करना एक एक स्टेप कर कर, ये लो हो गया खत्म। अब आ जाओ लास्ट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें एक कर्व गिवन है, इसका पेडल इक्वेशन निकालना है, बस खत्म, इतना छोटा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे पेडल इक्वेशन क्या होती है। सो आ जाओ, पेडल इक्वेशन, मैं जनरल पेडल इक्वेशन लिखती हूँ। याद रखना पेडल इक्वेशन होती क्या है, पेडल इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट लाइन। अब जेन में सोचो पैरेलल इक्वेशन की वो वाली डायग्राम जो मैंने क्लास में बना के दिखाई थी, बहुत दफा बनाई हुई है यार, ऑनलाइन लेक्चर में भी हो गए। डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट लाइन एंड एंड द रेडियस वेक्टर, और वो रेडियस वेक्टर के साथ। अब जेहन में पैरेलल इक्वेशन की होनी चाहिए, इस गिवन बाय, तो किस तरह होती है, ऐसे होती है, कैसी होती है, ऐसे होती है। ये देखो, होती है हमारे पास P इज इक्वल टू आर साइन फाइव, एक ये होती है, और यहाँ पे कंडीशन होती है एक और साथ में, एंड क्या होती है, टेन फाइव इज इक्वल टू आर इंटू डी आर डी थीटा। डी थीटा और आर होता है, मैंने उल्टा कर दिया यहाँ, थीटा नहीं। पर रिमेंबर दैट कि ये जो दूसरे वाला फॉर्मूला है ना, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू, ये फाइव की वैल्यू मिलेगी, ये जो फाइव एंगल है ना, ये हमें यहाँ से मिलेगा,
यहाँ से उसको अंदर पुट करेंगे, उसके बाद फर्दर आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इतना सा सवाल है। अब मैं करके दिखाती हूँ सिर्फ आपके लिए, ध्यान से देखना। हमें गिवन क्या है, हमें आर गिवन है। तो पहले मैं फाइव की वैल्यू निकालूंगी, उसके बाद फर्दर सॉल्व करूंगी। ओके, अब ध्यान से देखने वाला बात है। सो अब मैं यहाँ सारी वर्किंग करूंगी फॉर फाइव, फॉर एंगल फाइव। क्या करेंगे, इधर देखो ध्यान से, फॉर एंगल फाइव। तो हमारे पास आर है, गिवन है, दैट इज 8 - 8 cos थीटा। मैंने 8 मल्टीप्लाई कर लिया, इतनी समझ आएगी होगी। अब देखो, मैंने बताया भी है कि फाइव में कहाँ से मिलेगा, टैन थीटा वाले फॉर्मूले से नहीं लेगा। टैन थीटा के लिए अगर गौर से देखो तो यहाँ पे डी थीटा ओवर डी आर है, मैंने यही कहानी डालनी है। तो अब मैं आर का डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो अब ये देखो, यहाँ आ जाएगा जीरो माइनस ऐसे, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। समझ आ गई। यहाँ से डी आर ओवर डी थीटा बिकम्स R8 sin थीटा, माइनस माइनस प्लस बन गया। समझ आई, लग रहा है आई हो। अब सब कुछ आगे फॉर्मूले में डाल देंगे नाउ। अब पहले रेसिप्रोकल भी कर देती हूँ, बाद में क्योंकि रेसिप्रोकल कैसे, अब इसका रेसिप्रोकल करना है बिकॉज मुझे डी थीटा ओवर डी आर चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1/r sin 1/sin। अब इन फॉर्मूला डालेंगे, इन फॉर्मूला इन फॉर्मूला क्या था भाई, टैंग फाइव, सॉरी टैंग फाइव था, इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर। वही करेंगे। टैंग, अब मैं यहाँ वाइट यूज करूंगी अब, लेकिन पता चले भाई इतने कलर्स थे हमारे पास। टैंग फाइव इज, आर की वैल्यू क्या गिवन थे, आर इज 8 × 1 - cos थीटा सवाल। और ये हमारे पास है अपना थीटा, इसकी वैल्यू निकली है 1/8 sin थीटा। सबसे पहली बात है, 8 8 से उड़ गया, इसको तो खत्म करें ना, कहानी आसान हो। ये लो, ठीक है। और अच्छा, अगर आप यहाँ गौर से अपनी अकल लगाए ना, तो आपको एक चीज नजर आएगी। टैंग पाई इज इक्वल टू 1 - cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ओके, अब कोई जरूरत नहीं है इसे अलग अलग करने की, कॉमन सेंस है। अच्छा, अभी हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत फेमस रिलेशन है, मुझे यकीन है आप लोगों को भी आता होगा। यूजिंग दैट क्या था कि 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 × sin² थीटा/2। बताइए, मैं इसको यूज करने लगी हूँ आपके सामने। ठीक हूँ। एक ये चीज, एंड और ये भी याद होगा आपको। ओके, तो हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा, बल्कि साइन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × sin थीटा/2 और cos थीटा/2। ये दो रिलेशंस को मैं यूज करूंगी, इतनी मुझे उम्मीद है कि आपको आता ही होगा। ठीक है, ट्रिगो से हम यूज करेंगे। अब आज इन्हीं दोनों को यूज करके कहानी बनाते हैं। पेज खत्म हो गया, चलो भाई इसके आगे लिख लेते हैं। चलो, इधर आ जाओ, इधर कर लेते हैं। कहाँ लिखूं, ऊपर चलते हैं भाई, ऊपर की जगह खाली हो यहाँ। इधर आ जाओ। अब इन फॉर्मूलाज को याद रखना, ऊपर जाके मैं लगा के आती हूँ। इधर से आ जाओ, लॉजिकली सॉल्व करो। बाद में बच्चे कहते हैं आप कहाँ कहाँ सॉल्व कर देते हो ना, समझ नहीं आता। तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 × sin² थीटा/2 और डिवाइड इंटू 2 sin थीटा/2, और यहाँ आ जाएगा बेटा cos थीटा/2। भर भर के कटिंग हो रही है, जो कटिंग हो रही है उसे काट दो। तो यहाँ से 2 से हो रहा है, साइन थीटा से बचा, तो यहाँ बचेगा sin थीटा/2 डिवाइड बाय cos थीटा/2, और यहाँ से बचेगा sin फाइव। आना, अल्लाह खौफ करो, sin5 इज इक्वल टू टैंग थीटा। तो टैंग टैंग से उड़ा तो बचा क्या होता है, फाइव हमें मिल गया, विच इज इक्वल टू थीटा/2। इसी चीज को हम कहानी में आगे यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ से कटिंग हो रही है, मैं बता दी तो कटिंग बाद में, कटिंग कहाँ हुई, ये लो, ये ठा ठा हो गया और ये इससे कट गया। इतनी तो आई होप कि कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाओ, अब मैं पी के लिए डालती हूँ, तो इन फॉर्मूला अब इसे कुछ इन फॉर्मूला करना पड़ेगा। येलो कलर लेते हैं, इन फॉर्मूला, पोलर इक्वेशन वाला फॉर्मूला तो था। फॉर्मूला क्या हो गया, P इज इक्वल टू आर साइन, फाइव की जगह लिखेंगे थीटा की वैल्यू। ये देखो, फाइव लिखा हुआ ना, उसकी जगह थीटा की वैल्यू है, क्योंकि फाइव निकल आया मेरे पास थीटा/2 के इक्वल, तो थीटा/2 आ गई। समझ आई। अब इस तरह करो, स्केलिंग एट बोथ साइड कर दो। अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों करना है, स्केलिंग एट बोथ साइड।
ठीक है। और अब यहाँ से पी स्क्वायर ले लो। अब ये साइंस इसका स्क्वायर करने से क्या बना है, इसका स्क्वायर करने से क्या बना, तो इसका स्क्वायर हमारे पास आ जा एक, हाँ इधर देखो बहुत ध्यान से। ओके, यहाँ पे आएगा 8 × 1 - cos थीटा। सवाल लिख रही हूँ साइंस के। आर की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में से पुट की है, वो देखो क्वेश्चन याद है कि नहीं, भूल गए हो, ये वाली वैल्यू पुट की है। अब ये देखो आपको एक रिलेशन नजर आएगा खोल के, अभी आपको सामने खुलता है। पी स्क्र इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर बेटा 64 है, इसको छोड़ दो। 1 - cos थीटा, अभी थोड़े पहले बताया किसके इक्वल था, 2 × साइन, 2 × साइन, 2 × साइन, एक सेकेंड लाइट है, हाँ 2 × साइन, 2 × साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक हो गुण, ठीक गुण हो गया। एक सेकंड, मैंने कुछ चूस ना मारी, बाकी सही ख्याल है। एक सेकंड, यहाँ से मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक फरमा दी हुई है। लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट। एक सेकंड, ऐसे नहीं करना था जो मैंने कर दिया है। एक सेकंड रुको, ये नहीं होना स्टेप। मिट जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मिट जा भाई मिट जा। ये लो, ये लो भाई, मैंने यहाँ एक मिस्टेक की है, इसको मैं जरा सही कर दूं। हो जा रही है भाई, हो जा। आपको देख के नर्वस हो रहे हैं बल्कि, मसला नहीं है सारा। एक सेकेंड, हो जा रही है, हो जाओ रेस भाई हो जा। मैम रेज क्यों कर रहे हैं? बताती हूँ ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उल्टी पुल्टी कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मुझसे, बताती हूँ कहाँ हुई है, आपको नहीं पता चला है। आप ही तो इतने ध्यान से देख रही हो, उनको समझ ही नहीं आएगी क्या हो मिस्टेक। मुझे समझ आ गई कि मुझसे गलती हो रही है, आपको समझ नहीं आई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब ये देखो, अब यहाँ पे मैंने लिखा स्केलिंग करनी है, तो आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, ये तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, दोनों साइड पे हमने स्केलिंग किया है, बोथ साइड। ओके, अब यहाँ से आ जाओ। अब मैं यहाँ से लूंगी, देखो टेक क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें क्या गिवन था, आर इज इक्वल टू 8 × 1 - cos थीटा, यही सवाल था। अब इस सवाल को हमने लेकर चलना है, ठीक है। अब मैंने बताया था आर इज इक्वल टू 2, और कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 × sin थीटा बाई 2, यही आपको याद है, हाँ हाँ ये आपको याद होगा, इतनी तो कैलकुलेशन याद है। तो आर इज इक्वल टू बेटा यहाँ आ गया 16, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीका हो गया, ठीक ठीक। अब ये देखो, R/16 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको मैं ऊपर जाके यूज करूंगी, इसको मैं ऊपर जाके यूज करूंगी, इसको मैं यूज करने लगी हूँ यूजिंग। अब देखो कहाँ यूज करूंगी, ऊपर देखो जहां मैंने साइन स्क्वायर लिखा है ना, स्केलिंग करके यहाँ पे यूज करूंगी। यहाँ देखो ऐसे आ गया,